बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस सेकेंड पेपर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के स्टूडेंट्स, यूनिट 4th में आज का हमारा टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशंस, जिसके अंतर्गत हम विधायी संबंधों के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाई है कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, जिसका हमने सहकारी संघवाद का स्वरूप अपनाया है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच में सामंजस्य संबंधों की स्थापना होती है और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां बटी होती हैं। संघीय सरकार शक्तिशाली होने के बावजूद भी राज्य की सरकारें अपने अपने क्षेत्र में कमज़ोर नहीं होती, उनको भी विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। दोनों ही प्रकार की सरकारों की एक दूसरे पर निर्भरता होती है, एक दूसरे से सामंजस्य होता है, शक्ति विभाजन होता है और आपसी सहयोग भी देखने को मिलता है। भारतीय संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों को शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है और ये निश्चित स्थिति संविधान के अंतर्गत दी गई है। संविधान के आधार पर संघ और राज्यों के बीच 3 तरह से शक्ति विभाजित है। एक तो विधायी संबंधों के आधार पर, दूसरा प्रशासनिक संबंधों के आधार पर और तीसरा वित्तीय संबंधों के आधार पर। आज हम जिस पर चर्चा करेंगे वो है केंद्र राज्य विधायी संबंध, व्यवस्थापिका से संबंधित आपसी संबंध, जिसमें कानून निर्माण संबंधी शक्ति के ऊपर हम चर्चा करेंगे। केंद्र और राज्यों के विधायी संबंधों को संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है, जिसमें पहली सूची है संघीय सूची, दूसरी सूची है राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची और चौथा हम देखेंगे अवशिष्ट विषयों के संबंध में। संघीय सूची या यूनियन लिस्ट वो विषयों से संबंधित सूची है जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषयों को रखा गया है। इस विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघीय संसद को है। इसमें 97 विषयों को शामिल किया गया है, जिसमें प्रमुख हैं रक्षा, वैदेशिक मामले, युद्ध और संधि, देशीकरण, नागरिकता, विदेशियों का आना जाना, रेलें, बंदरगाह, हवाई मार्ग, डाक तार, टेलीफोन, बेतार, मुद्रा निर्माण, बैंक, बीमा, खाने और खनिज इत्यादि। दूसरी जो सूची है वो है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, जिसमें कुल 66 विषयों को रखा गया है और ये इस पर कानून बनाने का अधिकार या शक्ति केवल भारत के विभिन्न राज्यों या क्षेत्रों को है, क्षेत्रीय सरकारों को है। इसमें क्षेत्रीय महत्व के विषय आते हैं, जैसे पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई और सड़कें इत्यादि। तीसरे जो है वो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत वो विषय आते हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। इन सूचियों में विभिन्न विषय रखे गए हैं जिनका महत्व संघ और राज्य दोनों दृष्टियों से है। इसमें 47 विषयों का उल्लेख संविधान निर्माण के समय किया गया, जिसमें प्रमुख हैं फौजदारी, विधि प्रक्रिया, निवारक निरोध, विवाह, विवाह विच्छेद, दत्तक, उत्तराधिकार, कारखाने, श्रमिक संघ, औद्योगिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा, पुनर्वास, पुरातत्व और शिक्षा और वन इत्यादि। मूल संविधान के द्वारा केंद्र और इकाइयों की सरकारों के बीच या राज्य सरकार के बीच जो शक्ति विभाजन किया गया, उसमें 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन किया गया और कुछ परिवर्तन हुए, जिसके द्वारा राज्य सूची के 4 विषय शिक्षा, वन जीव जंतु और पक्षियों का रक्षण और नाप तौल, ये समवर्ती सूची में कर दिए गए और समवर्ती सूची में एक नया विषय जोड़ा गया 20 का जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन से संबंधित। 42 से संवैधानिक संशोधन के द्वारा
जो गणना की गई उसमें राज्य सूची के विषयों की संख्या यदि देखी जाए तो 66 से घटकर फिर 62 रह गई और समवर्ती सूची की 47 की जगह 52 हो गई। लेकिन गणनात्मक दृष्टि से अभी यही स्थिति पहले वाली पूर्ववत बनी हुई है, क्योंकि जो संवैधानिक दृष्टि से आज भी संघीय और राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय हैं वो यही बने हुए हैं 97, 66 और 47। समवर्ती सूची में जो विषय बढ़ाए गए हैं उनका उल्लेख संविधान के संशोधित अधिकृत पाठ में किया गया है। जैसे 17 क में वन, 17 ख में वन जीव जंतु और पक्षियों का संरक्षण, 20 क में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन और 25 क में शिक्षा, 33 क में बांट और नापतोल। तो राज्य सूची के विषय 19, 20, 29, 36 निकाल दिए गए, लेकिन इससे राज्य सूची के विषय के क्रम संख्या में परिवर्तन नहीं हुआ और भारत सरकार के विधि और न्याय विभाग के द्वारा 1988, 1992, 1996 और 2000 में प्रकाशित संविधान के अधिकृत पाठ और अन्य सभी प्रकाशनों में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची के विषयों की संख्या यही बनी रही कि संघ सूची के 97, राज्य सूची के 66 और समवर्ती सूची के 47 विषय, जो अभी स्थिति यही है। अवशिष्ट विषय जो हैं, अन्य देशों की अगर हम स्थिति देखें, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो वहाँ अवशिष्ट विषयों को राज्यों या जो क्षेत्रीय इकाइयाँ हैं वहाँ की, उनको ये शक्तियाँ प्रदान की गई हैं इस पे कानून निर्माण के संबंध में। लेकिन भारत में ये स्थिति कनाडा से ज़्यादा मेल खाती है, जहाँ पर कि जो अवशिष्ट विषय हैं उसकी कानून निर्माण की शक्ति क्षेत्र या राज्य की जगह केंद्र या संघीय व्यवस्थापिका को प्रदान की गई है। अर्थात भारत में जो बचे हुए विषय हैं, अवशिष्ट विषय हैं, उस पर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को है, राज्यों को, राज्य की विधानसभाओं को नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे कि राज्य सूची जो है, ये सूची राज्यों से संबंधित है, लेकिन इन विषयों पर जो भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका, जिसे संसद कहा जाता है, उसकी व्यवस्थापन शक्ति क्या क्या है। राज्य सूची के विषयों पर संसद की व्यवस्थापन शक्ति को इन बिंदुओं के आधार पर हम स्पष्ट करेंगे। कुछ संवैधानिक प्रावधान हैं जिनके तहत इसको स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे कि अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है कि राज्य सूची में उल्लिखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस पर भारत की संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और इसकी मान्यता 1 वर्ष होती है और इसको पुनः भी वो स्वीकृत कर दे तो 1 वर्ष की अवधि और बढ़ जाती है और अवधि समाप्त होने के बाद 6 माह तक इसका प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा जो संवैधानिक प्रावधान है वो अनुच्छेद 252 है, जिसके अनुसार राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा यदि ये इच्छा प्रकट की जाए कि कुछ राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना ले, तो भी उस राज्यों के उन विषयों पर कानून या अधिनियम बनाने का अधिकार भारत की संसद को प्राप्त हो जाता है और फिर जब संसद कानून बना देती है तो राज्य विधानमंडल उसमें न तो कोई संशोधन कर सकते हैं और न ही उन्हें समाप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही अनुच्छेद 250 के अनुसार अगर हम लेख देखें तो राज्यों में संकटकालीन घोषणा होने पर या आपातकाल घोषित होने पर राज्य की समस्त विधायिनी शक्ति या कानून निर्माण की शक्ति भारत की संसद को प्राप्त हो जाती है। इसकी घोषणा की समाप्ति के 6 माह बाद तक संसद द्वारा निर्मित कानून पूर्ववत चलते रहते हैं। अनुच्छेद 253 के अनुसार विदेशी राज्यों से यदि कोई संधियां की गई है संघ सरकार के द्वारा, तो सहयोगात्मक दृष्टि से इस नवीन योजना का निर्माण करने और इस संधि की पालना कराने के लिए जो संघ सरकार है वो भारत की राज्य सरकारों में हस्तक्षेप या व्यवस्था का अधिकार प्राप्त कर लेती है और संसद राज्य सूची के विषय पे कोई भी कानून निर्माण का भी अधिकार रखती है।
अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, यानी कि शासन चलाना असंभव हो जाए, असमर्थ हो अगर राज्य सरकार, तो राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति हो जाती है, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। और ऐसे में अगर राज्यपाल ये सूचना राष्ट्रपति को देता है तो राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के समस्त अधिकार भारतीय संसद को प्रदान कर देता है। इसी तरह से कुछ विधेयकों को प्रस्तावित करने और कुछ की अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्र का अनुमोदन होना आवश्यक है। संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून का निर्माण किया जा सकता है। राज्य व्यवस्थापिका की राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति सीमित है। अनुच्छेद 304 ख के अनुसार कुछ विधेयक ऐसे हैं जिनके राज्य विधानमंडल में प्रस्तावित किए जाने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। इसी तरह अनुच्छेद 31 ग के अनुसार राज्य सूची के ही कुछ विषयों पर राज्यों की व्यवस्थापिकाओं के द्वारा पारित विधेयक उस समय अमान्य होंगे जब राष्ट्रपति के लिए वो विचार के लिए न रखे गए हों और राष्ट्रपति की स्वीकृति न ली गई हो। तो केंद्र के द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर व्यवहार में भी उसको शक्तिशाली बनाने का कार्य किया गया है। और इन आधारों पर यदि हम देखें तो राज्य सूची के विषयों पर केंद्र द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। राज्य की अपेक्षा जो केंद्र की शक्तियां हैं कानून निर्माण की दृष्टि से वो अधिक शक्तिशाली हैं, उसका कार्यक्षेत्र अधिक विस्तृत है। इसलिए शक्ति विभाजन के बावजूद भी केंद्र की स्थिति ज़्यादा शक्तिशाली देखी जा सकती है। तो यह आज हमने चर्चा की केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत विधायी संबंधों पर संवैधानिक स्थिति और व्यवहारिक स्थिति क्या है।